साधारण लोगों की, असाधारण नमस्कार, एक्सप्रेस 100 में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं असीम मिश्रा। आइए देखते हैं अब खबरें तेज रफ्तार से। इंदौर मंदिर हादसे में अब तक 35 लोगों की मौत। झूलेलाल मंदिर के बावड़ी की छत गिरने से मरने वालों की संख्या बढ़कर हुई 35। अभी भी कुछ लोगों के बावड़ी में गिरे होने की आशंका। घटनास्थल पर बचाव अभियान लगातार चल रहा है। महू से आई सेना की एक टीम के साथ ही एनडीआरएफ और एसडीआरएफ खोज और बचाव अभियान में जुटी हुई है। राज्य की शिवराज सरकार ने घटना के मजिस्ट्रियल जांच के आदेश दिए। राज्य सरकार ने मृतकों के परिजनों को 5-5 लाख और घायलों को 50-50 हजार रुपए की मुआवजा देने की घोषणा की। प्रधानमंत्री ने हादसे में मारे गए मृतकों के परिजनों को पीएम राष्ट्रीय राहत कोष से 2-2 लाख रुपए और घायलों को 50-50 हजार रुपए की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की। केंद्रीय स्वास्थ्य और उर्वरक मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया के उत्तराखंड दौरे का आज दूसरा दिन। डॉक्टर मांडविया आज राज्य के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के साथ देहरादून स्थित मुख्यमंत्री आवास में स्वास्थ्य संबंधी योजनाओं का शिलान्यास करेंगे। डॉक्टर मांडविया रुद्रप्रयाग, नैनीताल और श्रीनगर में 50 बिस्तरों वाले क्रिटिकल केयर ब्लॉक के साथ दून मेडिकल कॉलेज के नए भवन में 500 बिस्तरों की क्षमता वाले अस्पताल की आधारशिला भी रखेंगे। इससे पहले कल स्वास्थ्य मंत्री ने उत्तराखंड के मलारी गांव में विभिन्न विकास परियोजनाओं और स्वास्थ्य सेवाओं की उपलब्धता को लेकर समीक्षा बैठक की थी। प्रधानमंत्री ने कल रात नए संसद भवन का निरीक्षण किया। इस दौरान लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला भी उनके साथ थे। नए संसद भवन के निरीक्षण के दौरान पीएम ने वहां 1 घंटे से अधिक समय का वक्त बिताया। इस दौरान उन्होंने वहां चल रहे विभिन्न कार्यों का निरीक्षण किया। साथ ही उन्होंने वहां मौजूद कामगारों से बातचीत भी की। केंद्र की महत्वाकांक्षी परियोजना सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के तहत देश की राजधानी नई दिल्ली में नए संसद भवन का निर्माण कार्य तेज गति से चल रहा है। यह पहला मौका है जब संसद के नए भवन के अंदर की तस्वीरें सभी के सामने आई हैं। पश्चिम बंगाल के हावड़ा में कल रामनवमी के दौरान शिवपुर इलाके में निकाली गई शोभा यात्रा पर कुछ असामाजिक तत्वों ने पथराव किया। कई लोगों के घायल होने की खबर भी आई। माहौल तनावपूर्ण हुआ। शोभा यात्रा पर पत्थरबाजी के साथ ही आगजनी की गई। कई वाहनों में तोड़फोड़ के बाद आग लगाई गई। इलाके में दहशत और तनाव का माहौल। मलबे के बाद बड़ी संख्या में पुलिसकर्मियों ने इलाके में फ्लैग मार्च किया। भाजपा के आईटी सेल के प्रमुख अमित मालवीय ने हावड़ा की घटना के लिए सीएम ममता बनर्जी को सीधे तौर पर जिम्मेदार ठहराया। राजस्थान हाईकोर्ट ने जयपुर में 13 मई 2008 को हुए सीरियल बम ब्लास्ट मामले में विशेष कोर्ट द्वारा 4 आरोपियों की फांसी की सजा देने के आदेश को रद्द करते हुए जांच एजेंसी एटीएस को जमकर लगाई फटकार। हाईकोर्ट ने कहा एटीएस अपने कर्तव्य पालन में असफल रही। एटीएस अफसरों ने न केवल जांच में ढिलाई बरती बल्कि पूरी कार्रवाई त्रुटिपूर्ण और घटिया रही। इसके साथ ही राजस्थान हाईकोर्ट ने एक आरोपी को घटना के समय नाबालिग मानते हुए उसके प्रकरण को सुनवाई के लिए किशोर कोर्ट में भेज दिया। गुजरात के गांधीनगर में चल रही G20 आपदा जोखिम कार्य समूह बैठक का आज दूसरा दिन। 3 दिवसीय बैठक में G20 सदस्य देशों, आमंत्रित देशों और विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय और क्षेत्रीय संगठनों के 80 से अधिक प्रतिनिधि हिस्सा ले रहे हैं। बैठक के पहले दिन G20 देशों ने सभी प्रयासों के लिए पूर्व चेतावनी व्यवस्था के बारे में बातचीत की। बैठक वैश्विक समुदाय को एक साथ लाने और आपदा से होने वाली तबाही के खिलाफ मजबूत कदम उठाने के लिए एक मंच प्रदान कर रहा है। केरल के कुमारकों में G20 शेरपा बैठक का पूर्ण सत्र आज से होगा शुरू। विदेश और संसदीय मामलों के राज्य मंत्री वी मुरलीधरन उद्घाटन सत्र में विशेष भाषण देंगे। इस 4 दिवसीय बैठक में 9 आमंत्रित देश और विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय और क्षेत्रीय संगठनों के 120 से अधिक प्रतिनिधि हिस्सा ले रहे हैं। बैठक में तकनीकी परिवर्तन, त्वरित समावेशी और लचीला विकास, महिलाओं के नेतृत्व वाले विकास और द्विपक्षीय बैठकों पर विभिन्न सत्रों में विचार विमर्श होगा। वहीं चंडीगढ़ में चल रही G20 कृषि कार्य समूह बैठक का आज अंतिम दिन। कृषि प्रतिनिधियों की इस दूसरी बैठक में 9 सदस्य राष्ट्र और 10 आमंत्रित देशों के साथ 10 अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के प्रतिनिधि भाग ले रहे हैं। बैठक में आज सदस्य देश विज्ञप्ति का मसौदा तैयार करने पर अपना ध्यान केंद्रित करेंगे, जो 4 विषयगत क्षेत्रों की जरूरतों को पूरा करने और समस्याओं को हल करने से संबंधित होगा। ये बैठक सदस्य देशों के लिए एक साथ आगे आने, कृषि और खाद्य सुरक्षा के लिए एक स्थायी भविष्य तय करने की दिशा में कार्य करने का है। एक प्रमुख मंच है। बैठक से इतर प्रतिनिधियों को चंडीगढ़ की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत से भी रूबरू कराया जाएगा। कानपुर में बांस मंडी हमराज मार्केट के बगल में एक टावर में बीती रात भीषण आग लग गई। देर रात हुए हादसे में आग ने विकराल रूप ले लिया।
दमकल की कई गाड़ियां मौके पर आग पर काबू पाने में जुटी हुई हैं। इस हादसे में 5 कॉम्प्लेक्स आग से तबाह हो गए हैं। हमराज मार्केट उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा रेडीमेड होलसेल बाजार माना जाता है। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा आज तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में भाजपा जिला कार्यालयों का वर्चुअल तरीके से उद्घाटन करेंगे। जेपी नड्डा तेलंगाना के कांडी गांव, संगारेड्डी, जनगांव, वारंगल, भूपालपल्ली, महबूबाबाद और पड़ोसी आंध्र प्रदेश में अनंतपुर और चित्तूर में भाजपा कार्यालयों का उद्घाटन करेंगे। पीएम मोदी भोपाल में चल रहे संयुक्त कमांडर सम्मेलन में कल शामिल होंगे। इस सम्मेलन के दौरान सशस्त्र बलों में संयुक्तता और थिएटर सहित राष्ट्रीय सुरक्षा से संबंधित विभिन्न मुद्दों पर चर्चाएं होंगी। आत्मनिर्भरता प्राप्त करने की दिशा में रक्षा पारिस्थितिकी तंत्र में सशस्त्र बलों की तैयारी और प्रगति की समीक्षा की जाएगी। इस सम्मेलन में 3 सशस्त्र बलों के कमांडर और रक्षा मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारी हिस्सा लेंगे। इसके साथ ही पीएम कल भोपाल के रानी कमलापति रेलवे स्टेशन पर भोपाल और नई दिल्ली के बीच वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन को हरी झंडी दिखाएंगे। रानी कमलापति रेलवे स्टेशन भोपाल और नई दिल्ली रेलवे स्टेशन के बीच शुरू होने वाली यह देश की 11वीं वंदे भारत ट्रेन होगी। देश में तैयार की गई वंदे भारत एक्सप्रेस विश्वस्तरीय यात्री सुविधा से लैस होगी। केंद्रीय पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग और आयुष मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने कल नई दिल्ली में पीएम मोदी को प्रथम मर्चेंट नेवी ध्वज लगाकर राष्ट्रीय ध्वज समुद्री समारोह का शुभारंभ किया। रक्षा मंत्रालय ने भारतीय सेना के लिए उन्नत आकाश हथियार प्रणाली और हथियारों का पता लगाने के लिए 12 स्वाति रेडार की खरीद के लिए हस्ताक्षर किए हैं। इनकी लागत 9,100 करोड़ रुपए से अधिक है। इसके साथ ही रक्षा मंत्रालय ने उन्नत आकाश हथियार प्रणाली की खरीद के लिए भारत डायनामिक्स लिमिटेड के साथ करार किया। इसकी लागत 8,160 रुपए से अधिक है। रक्षा मंत्रालय ने अगली पीढ़ी के समुद्री तटीय मोबाइल ब्रह्मोस मिसाइल की खरीद के लिए ब्रह्मोस एयरोस्पेस प्राइवेट लिमिटेड के साथ अनुबंध पर हस्ताक्षर किए। इसकी लागत 1,700 करोड़ रुपए से अधिक है। यह अनुबंध खरीद भारतीय वर्ग के तहत किया गया। रक्षा मंत्रालय ने कहा कि सुपर सोनिक ब्रह्मोस मिसाइलों से लैस प्रणाली 2027 से मिलनी शुरू हो जाएगी। इससे भारतीय नौसेना की क्षमता में बढ़ोतरी होगी। दिल्ली में कोविड के बढ़ते मामलों के बीच राज्य के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल कोविड की स्थिति पर आज समीक्षा बैठक करेंगे। दिल्ली शराब घोटाला मामले में सीबीआई की गिरफ्तारी के बाद तिहाड़ जेल में बंद दिल्ली के पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका पर राउस एवेन्यू कोर्ट आज सुना सकती है फैसला। केरल के सीएम पिनाराई विजयन के खिलाफ तिरुवनंतपुरम में मुख्यमंत्री आपदा राहत कोष के दुरुपयोग मामले में केरल के लोकायुक्त आज सुना सकते हैं फैसला। केंद्र सरकार ने दुर्लभ बीमारियों के उपचार के मकसद से व्यक्तिगत उपयोग के लिए आयात की जाने वाली सभी दवाओं और विशेष खाद्य पदार्थों को बुनियादी सीमा शुल्क से छूट प्रदान की है। और यहाँ रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए। आप देखते रहिए डीडी न्यूज। शुरू करो, डालो बुनियाद, घर महल नजर आएगा। वंडर लाइए, वंडर अपनाइए, फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। जन औषधि केंद्रों पर मिलने वाली दवाओं की कीमत बाजार में जो दवाएं मिलती हैं उसी क्वालिटी की, लेकिन जन औषधि केंद्र में 50% से 90% तक उसकी कीमत कम होती है। भारतीय जन औषधि परियोजना के अंतर्गत अब तक देश भर में हजारों जन औषधि केंद्र खोले जा चुके हैं, जहां पर 1759 से अधिक दवाइयां और 280 सर्जिकल उपकरण बहुत ही कम कीमतों पर उपलब्ध हैं। अधिक जानकारी के लिए जन औषधि सुगम मोबाइल ऐप को डाउनलोड करें या टोल फ्री नंबर पर कॉल करें। सस्ती एवं उत्तम दवाएं जन औषधि केंद्र से लाएं। और बाकी खबरें फटाफट अंदाज में। आयातित दवाइयों के छूट का लाभ उठाने के लिए व्यक्तिगत आयातक को केंद्रीय राज्य स्वास्थ्य सेवा निदेशक या जिले के सिविल सर्जन से जारी प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा। कैंसर के इलाज में इस्तेमाल होने वाले पेम्ब्रोलिजुमाब को भी बुनियादी सीमा शुल्क से पूरी तरह से छूट प्रदान की गई है। उत्तर पश्चिम भारत में पश्चिमी विक्षोभ के असर से कल शाम मौसम ने एक बार फिर करवट ले ली। दिल्ली में कल शाम से शुरू हुआ बारिश का सिलसिला देर रात और आज तड़के तक जारी रहा। बारिश की वजह से एनसीआर के कई इलाकों में पानी जमा हो गया। मौसम विभाग ने आज के लिए बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग ने अगले 3 दिनों तक बारिश की भविष्यवाणी की थी। अगले 5 साल के लिए भारत की विदेश व्यापार नीति क्या होगी, आज इसका खाका सामने आ जाएगा।
2023 से 2028 तक के लिए विदेश व्यापार नीति की घोषणा वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल करेंगे। वैश्विक व्यापार की धीमी पड़ती रफ्तार के बीच निर्यात बढ़ाने के इरादे से देखें तो नई नीति में कई अहम बदलाव देखने को मिल सकते हैं। दरअसल मौजूदा विदेश व्यापार नीति जो 2015 से 2020 तक की थी, पिछले 5 साल की नीति की अवधि 5 मार्च 2020 में खत्म हो गई थी। हालांकि कोविड के प्रकोप और लॉकडाउन की वजह से इसे बार बार विस्तार दिया गया। आखिरी बार सितंबर 2022 में 31 मार्च 2023 तक के लिए इसे बढ़ाया गया था। नई नीति में विश्व व्यापार संगठन के अनुरूप निर्यात संवर्धन के उपाय भी हो सकते हैं। 2017 और 2020 के बीच बैंकों और एनबीएफसी द्वारा डिजिटल मोड के माध्यम से ऋण वितरण की मात्रा में 12 गुना वृद्धि हुई है। ये जानकारी आरबीआई पहल की एक रिपोर्ट में दी गई है। आरबीआई द्वारा गठित कार्य समूह के निष्कर्षों के मुताबिक 2017 और 2020 के बीच वितरित ऋणों की मात्रा 11,671 करोड़ रुपए से बढ़कर 1,41,821 करोड़ रुपए की हो गई, यानी 12 गुना की वृद्धि हुई। रिपोर्ट में आगे कहा गया कि इन संस्थाओं द्वारा वितरित किए गए अधिकांश ऋण व्यक्तिगत ऋण थे। इसके बाद छोटे और एसएमई को दिए गए ऋण थे। साथ ही 1 जनवरी 2021 और 28 फरवरी 2021 के बीच देश में लगभग 1100 ऋण देने वाले ऐप थे। केंद्रीय सड़क परिवहन राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने कहा है कि मुंबई गोवा राजमार्ग पर चल रहे अधिकांश कार्य अगले दिसंबर तक पूरे हो जाएंगे। इससे मुंबई गोवा के बीच यात्रा का समय 4.5 घंटे कम हो जाएगा। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने कहा कि मुंबई गोवा राष्ट्रीय राजमार्ग कोंकण के पर्यटन स्थलों को जोड़ने वाला प्रमुख राजमार्ग है। इससे पर्यटन विकास को नई दिशा मिलेगी और औद्योगिक विकास को बढ़ावा मिलेगा। केंद्रीय उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि सर्दी की फसल आने के बाद सरकारी एजेंसियां 3 लाख टन प्याज खरीदेंगी। पिछले साल रबी फसल की कुल खरीद 2.5 लाख टन रही थी। पीयूष गोयल ने कहा कि नेशनल कोऑपरेटिव कंज्यूमर फेडरेशन और नेशनल एग्रीकल्चरल कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया ने नेफेड को भी खरीफ फसल में होने वाली प्याज को खरीदकर स्टॉक बनाने का निर्देश दिया गया था, लेकिन बाजार में अभी बहुत ज्यादा प्याज उपलब्ध नहीं है। बारिश और आंधी के कारण प्रतिकूल मौसम की स्थिति के कारण गुरुवार देर शाम तक दिल्ली हवाई अड्डे से करीब 22 उड़ानों का मार्ग बदलना पड़ा। शिक्षा प्रौद्योगिकी कंपनी अनअकैडमी कोष की कमी के बीच 350 कर्मचारियों को नौकरी से हटाएगी। ये कंपनी के कुल कर्मचारियों का 12% है। कंपनी अपने मुख्य कारोबार को लाभदायक बनाने के लिए कदम उठा रही है। एलन मस्क द्वारा संचालित ट्विटर ने अपना नया पेड एपीआई प्लेटफॉर्म फ्री, बेसिक और एंटरप्राइज एक्सेस टियर के साथ लॉन्च किया है। भारत द्वारा महत्वाकांक्षी सुधार एजेंडा को तेजी से लागू करने का लाभ उसे आर्थिक वृद्धि के रूप में मिल सकता है। विश्व बैंक ने अपनी एक रिपोर्ट में ये बातें कही। रिपोर्ट में चेतावनी दी गई है कि हाल में आर्थिक प्रगति के सभी संकेतक कमजोर रहे हैं, जिसके चलते वैश्विक अर्थव्यवस्था उपलब्धि 0 दशक की आशंका का सामना कर रही है। एयर इंडिया को एसबीआई और बैंक ऑफ बड़ौदा से 14,000 करोड़ रुपए का लोन मिला है। एयर इंडिया को एसबीआई के 6 महीने के एमसीएलआर से आधी फीसद ऊपर की दर पर कर्ज मिला है। रिपोर्ट के मुताबिक दोनों बैंकों से इसे जो कर्ज हासिल हुआ है उसमें 12,500 करोड़ रुपए का लोन रीफाइनेंस है। वहीं 1,500 करोड़ रुपए का कर्ज महामारी के समय के इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम के तहत मिला है। एयर इंडिया ने यह कर्ज घरेलू और विदेशी दोनों बाजारों में विस्तार के लिए लिया है। विस्तार योजना के तहत एयर इंडिया नए जहाज लेगी और किराए पर भी लेगी। कंपनी ने बोइंग और एयरबस को 470 विमानों का ऑर्डर भी दे दिया है। अमेरिका में पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को मैनहट्टन की बड़ी अदालत द्वारा एडल्ट स्टार स्टॉर्मी डैनियल्स को भुगतान किए गए पैसे की जांच के बाद आरोपी बनाया गया है। इसके बाद ट्रंप आपराधिक आरोपों का सामना करने वाले अमेरिका के पहले पूर्व राष्ट्रपति बन गए हैं। इस बीच ट्रंप ने एक बयान भी जारी किया, खुद को निर्दोष बताया। ट्रंप ने पहले कहा था कि अगर उन पर अपराध का आरोप लगाया जाता है तो भी वो रिपब्लिकन पार्टी के नामांकन के लिए प्रचार करना जारी रखेंगे। उन्होंने कोर्ट द्वारा अभियोग लगाए जाने के बाद इतिहास में उच्चतम स्तर पर राजनीतिक उत्पीड़न और चुनाव हस्तक्षेप का आरोप लगाया। उन्हें समर्थकों से कानूनी बचाव के लिए पैसे मुहैया कराने की भी अपील की। ट्रंप के सहयोगी और साथी रिपब्लिकन ने अभियोग को राजनीति से प्रेरित बताया, जबकि डेमोक्रेट्स ने कहा कि कानून सबके लिए बराबर है। हैती में अमेरिका के 2 नागरिकों का अपहरण हो गया है। अमेरिकी विदेश विभाग के उप प्रवक्ता वेदांत पटेल ने कहा कि अमेरिकी प्रशासन हैती के अधिकारियों के साथ लगातार संपर्क में है। इससे पहले फ्लोरिडा के एक दंपति को भी अगवा किया गया था। अपहरणकर्ताओं ने फिरौती की मांग करते हुए उन्हें बंदी बना लिया था। हैती में राष्ट्रपति जोवेनल की हत्या के बाद गिरोहों की ताकत में काफी वृद्धि हुई है।
तुर्की की संसद ने नाटो में शामिल होने के लिए फिनलैंड के आवेदन के पक्ष में सर्वसम्मति से मतदान किया। राष्ट्रपति रेसेप तैयब एर्दोगान की सत्तारूढ़ पार्टी के नेतृत्व वाले गठबंधन द्वारा नियंत्रित तुर्की महासभा ने आधी रात से ठीक पहले इस कदम की पुष्टि करने के लिए मतदान किया। इस तरह फिनलैंड की सदस्यता का समर्थन करने वाले 30 नाटो देशों में से तुर्की ने सबसे आखिरी में इसकी सदस्यता पर मुहर लगाई। फिनलैंड के नाटो का हिस्सा बनने की प्रक्रिया में अंतिम मंजूरी देने वाला सदस्य देश के तौर पर तुर्की का नाम जोड़ा है। फिनलैंड के राष्ट्रपति ने सभी 30 नाटो सदस्य देशों को उनके समर्थन के लिए धन्यवाद दिया और कहा कि उनका देश सैन्य गठबंधन में शामिल होने के लिए तैयार है। दूसरी ओर पड़ोसी देश स्वीडन अभी भी नाटो में शामिल होने के लिए तुर्की और हंगरी की ओर से मंजूरी मिलने का इंतजार कर रहा है। अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने रूस में रह रहे अमेरिकी नागरिकों से तुरंत देश छोड़ने का अनुरोध किया है। रूस की ओर से जासूसी के आरोप में एक अमेरिकी रिपोर्टर इवान गेर्शकोविच को गिरफ्तार किए जाने के बाद एंटनी ब्लिंकन ने अमेरिकी नागरिकों से देश छोड़ने की बात कही है। ब्लिंकन ने अमेरिकी रिपोर्टर की गिरफ्तारी पर गहरी चिंता व्यक्त की है। उन्होंने कहा कि विदेश विभाग की सर्वोच्च प्राथमिकता विदेशों में अमेरिकी नागरिकों का बचाव और सुरक्षा है। उन्होंने कहा कि अगर कोई अमेरिकी नागरिक रूस में रह रहा है या यात्रा कर रहा है तो उसे तुरंत वहां से चले आना चाहिए। ब्लिंकन ने कहा कि पत्रकार को सभी उचित सहायता प्रदान करने के लिए अमेरिका काउंसिल एक्सेस की मांग कर रहे हैं। व्हाइट हाउस के प्रेस सचिव ने इवान गेर्शकोविच की गिरफ्तारी पर चिंता व्यक्त की है। व्हाइट हाउस के प्रेस सचिव ने कहा है कि रूसी सरकार द्वारा अमेरिकी नागरिकों को निशाना बनाना अस्वीकार्य है और अमेरिका गेर्शकोविच को हिरासत में लिए जाने की कड़े शब्दों में निंदा करता है। पोलैंड के लॉर्ड्स में बुखारेस्ट 9 शिखर सम्मेलन का आयोजन हो रहा है, जिसमें नाटो के पूर्वी भाग के देशों के विदेश मंत्री हिस्सा लेंगे। इस पर पोलैंड के विदेश मंत्रालय ने एक बयान में कहा है कि बैठक मध्य और पूर्वी यूरोप में सुरक्षा पर केंद्रित रहेगी। बुखारेस्ट 9 शिखर सम्मेलन पोलैंड और रोमानिया के राष्ट्रपतियों की एक संयुक्त पहल है, जो नाटो के पूर्वी भाग पर 9 देशों बुल्गारिया, चेक गणराज्य, एस्टोनिया, लिथुआनिया, लाटविया, पोलैंड, रोमानिया, स्लोवाकिया और हंगरी को एक साझा मंच प्रदान करता है। डेनमार्क के सेना प्रमुख ने कहा है कि रक्षा खर्च बढ़ाने के वादों के बावजूद रक्षा क्षेत्र और नाटो की प्रतिबद्धताओं को पूरा करने की क्षमता में बड़ी कमी आई है। डेनमार्क ने शीत युद्ध की समाप्ति के बाद अपनी सैन्य क्षमताओं को काफी कम कर दिया था। आईपीएल के 16वें संस्करण की आज से शुरुआत होने जा रही है। इस बार प्लेऑफ सहित कुल 74 मुकाबले खेले जाएंगे। मैच का आयोजन 52 दिनों तक 12 जगहों पर होगा। आईपीएल का उद्घाटन समारोह अहमदाबाद में मोटेरा स्थित दुनिया के सबसे बड़े क्रिकेट स्टेडियम नरेंद्र मोदी स्टेडियम में आयोजित होगा। 2018 के बाद पहली बार आईपीएल का उद्घाटन समारोह आयोजित किया जाएगा। पहला मुकाबला गत विजेता गुजरात टाइटंस और चेन्नई सुपर किंग्स के बीच होगा। गुजरात की कमान पिछले सीजन की तरह इस बार भी हार्दिक पांड्या के हाथों में होगी। वहीं चेन्नई सुपर किंग्स टीम की कप्तानी का जिम्मा महेंद्र सिंह धोनी संभालेंगे। पहले मैच से पहले चेन्नई सुपर किंग्स को एक बड़ा झटका लगा है। टीम के प्रमुख गेंदबाज मुकेश चौधरी चोट की वजह से आईपीएल के पूरे सीजन से बाहर हो गए हैं। उनकी जगह आकाश सिंह को टीम में शामिल किया गया है। मैड्रिड मास्टर्स के पुरुष एकल वर्ग में भारत के श्रीकांत ने आसान जीत के साथ क्वार्टर फाइनल में प्रवेश किया। श्रीकांत ने अपने ही देश के साई प्रणीत को 21-15, 21-12 से शिकस्त दी। और यहाँ एक और छोटे से ब्रेक के लिए आप देखते रहिए डीडी न्यूज। शुरू करो, डालो बुनियाद, घर महल नजर आएगा। वंडर लाइए, वंडर अपनाइए, फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। और ब्रेक बाद आपका फिर से स्वागत। कुछ बाकी खबरें फटाफट अंदाज में। मैड्रिड मास्टर्स में महिला एकल वर्ग में पीवी सिंधु प्री क्वार्टर फाइनल में पहुंचने में सफल रही हैं। 2 बार के ओलंपिक पदक विजेता पीवी सिंधु ने इंडोनेशिया की खिलाड़ी को 21-14, 21-16 से शिकस्त दी। श्रेष्ठ वरीयता प्राप्त स्पेन के कार्लोस अलकराज ने अपने जीत के सिलसिले को जारी रखते हुए मियामी ओपन के सेमीफाइनल में प्रवेश कर लिया है। अलकराज ने अमेरिका के टेलर फ्रिट्ज को सीधे सेट्स में 6-4, 6-2 से शिकस्त दी। शानदार फॉर्म में चल रहे रूस के डैनियल मेदवेदेव ने मियामी ओपन टेनिस के सेमीफाइनल में स्थान बना लिया है। चौथी वरीयता प्राप्त मेदवेदेव ने क्वार्टर फाइनल में क्रिस्टोफर यूंगबैंक्स को सीधे सेट्स में 6-3, 7-5 से शिकस्त दी। रूस के एक अन्य खिलाड़ी कारेन खाचानोव ने भी मियामी ओपन का अंतिम 4 में जगह बना ली है। चौथी वरीयता प्राप्त कारेन ने अर्जेंटीना के फ्रांसिस्को सेरेंडोलो को 6-3, 6-2 से हराकर सेमीफाइनल में प्रवेश किया। चेक गणराज्य के पेट्रा क्विटोवा को मियामी ओपन के सेमीफाइनल में पहुंचने के लिए कड़ी मेहनत करनी पड़ी।
15वीं वरीयता प्राप्त क्विटोवा ने क्वार्टर फाइनल में रूस के एक्टरीना को 6-4, 3-6, 6-3 से शिकस्त दी। सऊदी अरब के पूर्व कोच हार्वे रेनार्ड फ्रांस की राष्ट्रीय महिला फुटबॉल टीम के कोच बन गए हैं। रेनार्ड के जुलाई अगस्त में होने वाले महिला विश्व कप के मद्देनजर फ्रांस का कोच बनाया गया है। अर्जेंटीना की विश्व विजेता टीम के कप्तान लियोनेल मेसी का दक्षिण अमेरिकन फुटबॉल फेडरेशन के म्यूजियम में एक स्टैच्यू लगाया गया है। उनका यह स्टैच्यू दक्षिण अमेरिका के 2 महान फुटबॉल खिलाड़ी डिएगो मैराडोना और पेले के बगल में लगाया गया है। चेल्सी ने महिला चैंपियंस लीग के सेमीफाइनल में जगह बना ली है। चेल्सी ने गत विजेता ओलंपिक लियोन को पेनल्टी शूटआउट में हराकर अंतिम 4 में प्रवेश किया। फीफा ने इंडोनेशिया से अंडर 20 फुटबॉल विश्व कप की मेजबानी का अधिकार छीन लिया है। इजरायल के प्रतियोगिता में हिस्सा लेने पर मचे राजनीतिक विवाद के बाद फीफा को यह फैसला लेना पड़ा। अंडर 20 फुटबॉल विश्व कप की मेजबानी से इंडोनेशिया के हटने के बाद अर्जेंटीना ने मेजबानी के लिए एक औपचारिक प्रस्ताव रखा है। फीफा अध्यक्ष ने इस बात की जानकारी देते हुए बताया कि प्रस्ताव देने वाला अर्जेंटीना एकमात्र देश है। सुष्मिता सेन के एंजियोप्लास्टी को 1 महीने पूरे हो चुके हैं। एक्ट्रेस की तबीयत अब पहले से काफी बेहतर है। सुष्मिता सेन ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट से एक पोस्ट शेयर किया जिसमें वो काफी फिट नजर आ रही हैं। अनुभव सिन्हा के डायरेक्शन में बनी राजकुमार राव और भूमि पेडनेकर स्टारर फिल्म भीड़ को ओपनिंग डे पर ही दर्शकों ने पूरी तरह से नकार दिया। भीड़ की बॉक्स ऑफिस पर रेंग रेंग का कुल कमाई अब 2.25 करोड़ रुपए हो गई है। बी टाउन की फेमस एक्ट्रेस राधिका आप्टे आने वाले समय में वेब सीरीज मिसेज अंडरकवर में नजर आएंगी। गुरुवार को राधिका की सीरीज का ट्रेलर रिलीज हो गया। हाल ही में आदित्य रॉय कपूर की फिल्म गुमराह का ट्रेलर रिलीज हुआ। मॉडर्न मिस्ट्री बेस्ड इस फिल्म में आदित्य रॉय कपूर मृणाल ठाकुर संग नजर आने वाले हैं। ये तमिल में साल 2019 में रिलीज हुई थी। आदित्य और मृणाल की यह फिल्म 7 अप्रैल को रिलीज होने वाली है। नेचुरल स्टार नानी की पैन इंडियन फिल्म दसरा, जिसका मतलब दशहरा है, आज सिनेमाघरों में रिलीज हो गई है। इस एक्शन फिल्म के ट्रेलर, टीजर, पोस्टर ऑफ नानी और कीर्ति सुरेश के शानदार परफॉर्मेंस ने दर्शकों को काफी इम्प्रेस किया है। अभिनेता रणबीर कपूर और श्रद्धा कपूर की हाल ही में रिलीज हुई रोमांटिक कॉमेडी फिल्म टू झूठी मैं मक्कार बॉक्स ऑफिस पर अभी भी शानदार प्रदर्शन कर रही है। फिल्म 200 करोड़ के क्लब में शामिल हो गई है। सैंधा बॉलीवुड के बहुमुखी अभिनेता नवाजुद्दीन सिद्दीकी की टॉलीवुड की पहली फिल्म भी होगी जिसमें कई अन्य प्रमुख सितारे शामिल होंगे। फिल्म सैंधव के मेकर्स ने कहा कि इस साल 23 सितंबर को यह फिल्म रिलीज होगी। फिल्म वेंकटेश दग्गुबाती है जो उनकी 75वीं फिल्म है। मणिरत्नम की फिल्म पोन्नियिन सेल्वन 2 के निर्माताओं ने ट्रेलर जारी कर दिया है। ये मणिरत्नम की बड़ी फिल्मों में से एक हो सकती है। यह फिल्म कल्कि कृष्णमूर्ति के उपन्यास पर आधारित है जिसमें 10वीं शताब्दी के चोल साम्राज्य के सम्राट राजा राज चोलन की कहानी को दर्शाया गया है। तो इसके साथ ही एक्सप्रेस में बस इतना ही। मुझे और हमारी पूरी टीम को दीजिए अनुमति। नमस्कार।